बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मुस्तफा नारा रॉयल न्यूज़ दुबई स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फिर हम कुछ पाकिस्तान से मेहमान आए हुए दोस्तों के साथ यहाँ पे यार्ड पे मौजूद हैं। दुबई मरीना में हम यहाँ घूम रहे हैं, जन्नत अफरीदी की यार्ड है, और गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत पे। और जैसा कि आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ फिर एक दफ़ा दोबारा नाअहल हुए, हमारे साथ आज बहुत ही सीनियर साहब भी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट राना अजीम साहब हमारे साथ आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। साथ जमवीर खान साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं। इसी तरह यहाँ पे जो लोकल मीडिया है, यहाँ पे ख़ास तौर पे जो उर्दू मीडियम न्यूज़ पेपर यहाँ से प्रिंट होता है, उनके रूह रवां चीफ एडिटर जनाब सरफराज खुर्शीद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए, इनसे भी आज गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू ये होगी कि एज ओवरसीज पाकिस्तानी हम क्या समझते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हम किस तरह देखते हैं। हमारे साथ कुछ कारोबारी और काफी बिजनेस कम्युनिटी है, उनमें से भी चार दोस्त हैं। मियां उमर साहब फरमाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुबई के सदर जनाब अफसर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह और बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब आपसे ही आपकी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा दुबई में, और आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आप कहाँ देखते हैं? लेकिन देखना है बड़ा समस्या कि मियां नवाज शरीफ की सियासत अगर तो आप देखें पार्लियामेंट के हवाले से तो वो खत्म हो गई। जब पार्लियामेंट के हवाले से सियासत खत्म हो जाती है तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ईरानी तर्ज हुकूमत है कि जिसमें आप समझें कि रूहानी पेशवा जो है वो ताहयात पाकिस्तान की सियासत में रहता है। पाकिस्तान की सियासत में अगर अल्ताफ हुसैन का नाम खत्म हो सकता है, जो एक सब एक कम्युनिटी के अंदर है, तो पाकिस्तान सियासत में भी किसी भी सियासतदान का नाम खत्म हो सकता है। मियां नवाज शरीफ ताहयात नाहली अगर आइंदा आने वाली पार्लियामेंट ने खत्म ना की तो फिर सियासत का एक असूल है कि जो सियासत के मैदान में होता है वही सियासत करते हैं, जो सियासत के मैदान में नहीं होता वो सियासत में नहीं होता। उनकी नाहली के हवाले से वाज़ेह तौर पर सबको बताता कि ये हो नहीं सकता कि आज आप जो है ईमानदार नहीं है, सादुक और अमीन नहीं है, और किस तरह हो सकता है कि 4 साल बाद आपको सादुक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी, और इसी के लिए मियां नवाज शरीफ की जो अदलिया पे प्रेशर तहरीक थी वो इसी चीज़ के लिए थी कि कम अज़ कम ये फैसला था। बिल्कुल राना साहब, हमारे पास क्योंकि पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आज यहाँ यार्ड पे मौजूद हैं। मियां मुनीर हक साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सेम पेज पे ही है। क्या आप क्या समझते हैं और इस नायली को किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि आज का जो फैसला है ये बड़ा एक तारीखी फैसला है, लेकिन हमने तो पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था मियां नवाज शरीफ को कि आप इसको पार्लियामेंट में लेकर आए और इसका फैसला पार्लियामेंट करे। लेकिन वो खुद अदालत में जब गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया है, तो उनको जो पाकिस्तान की अदालत है उसका फैसला मानना चाहिए। और उन्होंने पहले से ही अपने भाई को जो प्रेसिडेंट बना दिया मुस्लिम लीग का, तो मैं समझता हूँ कि उनको पार्लियामेंट में काम करना चाहिए। और जो भी जमहूरियत का हुस्न ये है कि जो अदालत ने फैसला किया उस पर भी अमल हो, और जो पार्लियामेंट और जो अवाम की आवाज़ है उसको भी माना जाए, उसको भी सुना जाए। लेकिन बेहतर होता ये फैसला पार्लियामेंट के अंदर होता, ना कि अदालतों में ऐसे फैसले आए। लेकिन अब क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने, तो इस पर हर सूरत में अमल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ठीक फैसला है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने दौर में दूसरों के साथ वही सलूक किया। यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाने के लिए खुद अदालत में गए, और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ गए, आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात बनाते रहे। और आज जब इन पर आई है तो वो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्योंकि पहली दफा इनके खिलाफ कुछ हुआ है। बिल्कुल मियां मुनीर हक साहब, मैं बजाय इसके कि मैं तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट जो यहाँ दुबई को हेड करते हैं उनकी तरफ, जो मैं राना नजीम साहब से फिर एक दफा दोबारा रेडी, ठीक है सर। मैं राना नजीम साहब से फिर एक दफा बता रही हूँ। राना साहब, मरियम नवाज का फ्यूचर आप कहाँ तक देख रहे हैं? वो तो इस वक्त छाई हुई है पाकिस्तान में। देखिए, मरीम नवाज का फ्यूचर इंतसाब अदालत के फैसले के बाद होगा। अगर इंतसाब अदालत में एक फैसला आ जाता है और जिसमें मरीम नवाज को सजा हो जाती है, तो एक माजी के फैसले मौजूद है, सजा के साथ नाहली भी होती है, तो फिर मरियम का मुस्तकबिल जो है वो भी उसी तरह होगा जिस तरह मियां नवाज होगा।
और पाकिस्तान की सियासत में मैंने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ एक हकीकत थे, उनके नाम का एक वोट बैंक था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मियाँ नवाज के नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया तो पूरे पाकिस्तान में किसी एक तरफ का एक पत्ता भी नहीं टूट सका, अवामी रद्दअमल सामने नहीं आया। तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि लोगों की सोच बदल रही है। मरियम का मुस्तकबिल होगा, लेकिन अगली इस फैसले के बाद मेरा ख्याल है अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में एक केस का फैसला आ जाएगा। बाकी जो केसेस हैं उनके फैसले पूरी सेटअप से 3 या 4 दिन पहले आएंगे। तो उन तमाम केसेस में फैसले आने के बाद मरियम की सियासत का फैसला उस पर डिपेंड होगा। बिल्कुल। अरफान असगर साहब हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुबई के प्रेसिडेंट हैं। अरफान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये मुबारकबाद दूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का हक जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की और माशाल्लाह वो काफी किसी हद तक कामयाब हो गए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोटिंग के राइट्स की जो है वो फैसला आया है उनके हक में। हम बड़े पुरुमीद थे पहले ही, और जो बात आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी मौलाना साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, कि जी ओवरसीज को जो वोटिंग राइट्स देना जो है वो यहूदी लॉबी के मुतरादिफ है। हम लोग सख्ती से इस बात को कंडेम करते हैं, और साथ ही साथ मौलाना साहब और बाकी दीगर जितने भी लोग जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बड़ी हकारत से देखते हैं और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग बड़े बेवकूफ़ हैं और इनको जो है कुछ समझ नहीं है, उनको ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी बड़े आगे निकल गए, इनमें बड़ा शऊर आ गया। अब आप इनको पुराने जो दकियानूसी बातों से शुगर कोटिंग के साथ आप इनको नहीं जो है ना ये रमाल बना सकते। एक बात तो जाहिर है कि पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर, दोनों के स्टेक्स बराबर हैं। जितने पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में दर्द रखते हैं, उतने ही पाकिस्तानी पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं। तो इस बात को एक्सप्लॉइट न किया जाए, और इंशाल्लाह ये सिर्फ पीटीआई की ही नहीं बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी एफिलिएशन किसी भी जमात के साथ है अक्रॉस द बोर्ड, उन सब के लिए ये बड़ा ही खुशाइन बात है कि इंशाल्लाह इसमें अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान की जीत होगी। जी बिल्कुल। अरफान अफसर साहब, बात यह है कि हमारे साथ क्योंकि आज पाकिस्तान की डिफरेंट कम्युनिटी से लोग हैं, हमारे साथ कम्युनिटी से मियाँ उमर साहब हैं। मियाँ उमर साहब से भी मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तानी सियासत को जो रोज़मर्रा की सूरत हाल है उससे तो आप वाकिफ ही हैं, लेकिन पाकिस्तान की बिजनेस सिचुएशन, कारोबारी सिचुएशन पे आपकी क्या नज़र है और आप क्या समझते हैं? जैसे गवादर हमारा माशाल्लाह वहाँ पे ग्रो कर रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट पे यहाँ से कब मूव होगी पाकिस्तान की तरफ? तो कब आप देंगे ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी आप इंटरेस्ट देंगे? जब ये पोर्ट गवादर की अच्छी तरह ऑपरेशन होगी उसके बाद ही बेहतरीन नजर आएगी। अभी तो डेवलपमेंट जो है ना बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली लोग खुश नहीं है वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। उससे बेहतर लोग लाहौर या कराची में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक लोकल पाकिस्तानी अखबार भी यहाँ से, उर्दू अखबार यहाँ से शाये होता है और उसके रूह रवां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सरफराज साहब। सरफराज कुर्सी साहब, आप की तरफ मैं आऊँगा। पाकिस्तानी सहाफत माशाल्लाह पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करने के लिए अपना क्या किरदार अदा करे, और आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद है। किस नज़र से देखते हैं आप पाकिस्तानी सहाफत को? पाकिस्तानी सहाफत माशाल्लाह जो है इसका एक मकाम है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन असल में हम लोग जो है ना हमारी थिंकिंग जो है थोड़ी सी नेगेटिव है। इस वजह से हम एक दूसरे की, जहाँ पे हमारा 2 ग्रुप बने हुए हैं, हमें चाहिए हम सब मिल के इस पे काम करें और मिल के इसको आगे बढ़ाएं। हमें यूनिटी होनी चाहिए। हमें असल में यूनिटी की हमें कमी है। हम इंडिया की बात तो करते हैं मगर एग्जाम्पल देते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल की हद तक हम उसको लेते हैं। हम पाकिस्तानी बीएंगे पाकिस्तानी, हम लोग इसमें थोड़ा सा पीछे हैं। हम एक दूसरे की टांगें खींचने में ज्यादा लगे रहते हैं, अपने आप को सपोर्ट करने में कम कोशिश करते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ
अपने मुल्क को, और मैंने जो ये स्टेप उठाया ये इसी वजह से उठाया था कि यहाँ पे मार्केट में एक उर्दू पढ़ने वालों के लिए उर्दू अखबार नहीं था, उर्दू अखबार नहीं था, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जरूरत थी एक उर्दू अखबार की। तो वो सोच के हमने पॉजिटिवली एक स्टेप लिया, उसको हमने कोशिश की उसको आगे बढ़ाने की, और उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, मजीद उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इन सारी चीजों को, मतलब ये कि सियासत और सब चीजों से दूर रहते हुए हम पॉजिटिवली काम करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए और जहाँ पे हम रहते हैं इनके लिए, ताकि इनके लॉज जो हैं वो हम अपनी कम्युनिटी तक, अपने लोगों तक उर्दू जुबान में उनको पहुंचा सकें, और वो उनको ताकि अवेयरनेस आए। यहाँ पे जो डेली बेसिस पे चेंजेस आती हैं लॉज के मामले में, किसी के मामले में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, वो सिर्फ उर्दू बेचारे जानते हैं, उर्दू पढ़ते हैं। तो उर्दू में उनको जो लॉ है वो अगर आप ट्रांसलेट करके उसमें दे दें तो उनके लिए बेहतर है फ्यूचर। मतलब ये है कि वो यहाँ पे रहते हुए, लॉज के अंदर रहते हुए अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे जैसे कारोबारी बात हो रही है और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे अच्छी खासी एक्टिव भी है। इस वक्त यहाँ पे प्रॉपर्टी शो यहाँ पे मुनक्किद हुआ है और गवादर से अशरफ खान साहब हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं यार्ड पे, और वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को खास तौर पे गवादर को प्रमोट करने के लिए आए हैं। अशरफ खान साहब, आपको कैसा रिस्पांस मिला एज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आपको कितना वेलकम किया? IPS मैं पहली मरतबा आया हूँ और मेरे लिए एक बड़ी अच्छी एक चीज़ थी कि इधर मैंने शो देखा नहीं था, ये इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो, और ओवरसीज़ का यहाँ पे इतना अच्छा मतलब रिस्पांस मिला है, और कुछ चीज़ें भी हमने सीखी हैं। और ग्वादर क्योंकि उसको हम एक सोसाइटी को इधर लेकर आए थे, उसका भी रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला है। जैसे अभी मेरे भाई ने बात की कि अभी उधर ग्वादर फंक्शनल होगी तो फिर बात की जाएगी। ग्वादर के मैं अपने ओवरसीज़ भाई को बताना चाहता हूँ कि ग्वादर के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, चाइनीज़ बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। रिसेंटली आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि लाहौर और इस्लामाबाद से भी डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू हो गई, तो ये अचीवमेंट की तरफ जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला ग्वादर बड़ी तेज़ी से बनने जा रहा है। और वो ग्वादर आपको पता है पाकिस्तान की तरक्की का, मैं समझता हूँ संदेश बिल्कुल पाकिस्तान की तरक्की का एक गेटवे हम उसे कह सकते हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान से खास तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तजज़िया निगार हैं आज हमारे साथ, हमारी कि यहाँ मौजूद हैं। इनसे फिर सियासत पे ही आते हैं और सियासी माहौल जो पाकिस्तान में इस वक्त गर्म है। अपना राना अज़ीम साहब, आप इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं, क्या रिजल्ट आने वाला है? मुझे एकदम जुदा हालात में ये लगता है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज्यादा इस दफा इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होंगे, और बहुत सी सियासी जमातों के वो लोग इलेक्शन में आज़ाद ऐसी इलेक्शन लड़ेंगे। कोई आज वजीर है तो कोई किसी सियासी जमात का अहदेदार है, और मैं बिल्कुल आपको क्लियर कह दूं कि यहाँ पे जो कि पीपल्स पार्टी के बैठे हैं साथी मंजूर भट्टू साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे इंडिपेंडेंट तौर पे, और गिलानी साहब भी जो मुस्लिम लीग नून के सूबाई वजीर हैं और स्पेशल एजुकेशन के, वो भी आज़ाद लड़ेंगे। यानी आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी जमातों के साथ साथ कोई बड़ी कुव्वत होगी तो वो आज़ाद उम्मीदवारों की होगी, और आज़ाद उम्मीदवार जीत कर भी आएंगे। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी वो एक ऐसी हुकूमत होगी जिसमें किसी भी सियासी जमात के पास ताकत नहीं होगी, बल्कि वो एक मिक्स इंचार्ज से हम कहेंगे वो ही होगा, और वैसे ही हुकूमत सामने आएगी। बिल्कुल राना साहब, एक और बात जो बड़ी पाकिस्तान में हम यहाँ से बैठ के, दुबई से बैठ के देख रहे होते हैं, अपना चौधरी निसार साहब, उनको आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से? देखिए, चौधरी निसार ने कल एक वाज़ेह तौर पर 2 चीज़ें कही हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून में तो रह सकता हूँ लेकिन मुस्लिम लीग मीम में नहीं रहूँगा। तो बहुत से लोगों ने उनसे सवाल किया मुस्लिम लीग मीम क्या है, तो उसने कहा मरियम और महमूद अचकज़ई, कि जिस मुस्लिम लीग में के इजलासों में मरियम और महमूद अचकज़ई जाके
मशवरे देंगे, फैसले करेंगे तो उसमें कभी नहीं रहूंगा। चौधरी निसार फिलहाल अभी अपनी ही पार्टी में रहेंगे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी का कैप्टन कब जेल के अंदर जाता है, तो उसके बाद उनकी पोजीशन वहाँ पार्टी में कितनी अहमियत बढ़ती है, वो उसी पार्टी में रहकर उसी पार्टी को हाईजैक कह लें, या उस पार्टी को पार्टी पे कब्जा कह लें, या उस पार्टी में उसकी उनकी कमान कह लें, ये उसी में रह कर वो सब कुछ करेंगे। राणा साहब, आप बैरून मुल्क के काफ़ी दौरे करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज को मिलते हैं, वोट का हक भी सुप्रीम कोर्ट से अभी जारी हो गया माशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, लेकिन पाकिस्तान में एक और आजकल जो सिचुएशन चल रही, खास तौर पे जो फाटा का इलाका है, एक शख्स पश्तीन खान जो मंजूर पश्तीन जो एक इशू जिस पे वो बात कर रहे हैं, आप उसके मौक़िफ़ को किस नज़र से देख रहे हैं? वो एंटी जर्नलिस्ट देखें, वो एंटी पाकिस्तान है, उसका जो नारा है वो हमें नहीं, वो नारा पाकिस्तान के खिलाफ नारा है। और आपको देखना होगा कि उसको सपोर्ट कहाँ से मिलती है। आपको देखना होगा कि अफगानिस्तान के अंदर से एक आवाज़ निकली थी बलोचिस्तान के खिलाफ, वो किन लोगों ने निकाली थी। आपको देखना होगा कि कबाइल को पाकिस्तान के खिलाफ किन लोगों ने खड़ा किया था। तो वही आवाज़ अचानक उस वक्त जब आपका ग्वादर मुकम्मल होने जा रहे हैं, जब आपका ग्वादर के रास्ते मुकम्मल होने जा रहे हैं, तो उस वक्त अचानक ऐसे शख्स का आ जाना और आकर एकदम इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जानी, फिर उसका जलसे जुलूस करना, फिर उसका उस वक्त जब सवात के अंदर बिल्कुल माहौल पुरअमन हो जाए, वहाँ पर फौजी चौकियों के हाथ में की बात करना, तो ये सारे आपको वाज़ेह नजर आता है। और उसके मतलब तो बाकायदा सबूत मिल गए हैं कि ईरान और अफगानिस्तान से उसे कहाँ से कितनी सपोर्ट मिली है, पैसा कहाँ से आया है, और 4 भाग जो एक उनकी ईरान की एक बोर्ड है, वहाँ पे ईरान की खुफिया एजेंसी ने किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए उसे क्या क्या दिया है, और उसमें अफगान जो NDS है उसके कौन कौन से रहनुमा मौजूद थे, राह के कौन से लोग मौजूद थे, ये बताने एक सबूत मिल चुके हैं। उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि अब जो उसने 22 तारीख की कॉल दी है, उस 22 तारीख की कॉल में आपको नजर आ जाएगा कि शायद हुकूमत सख्त तरीन इकदाम करे। और मैं समझता हूँ कि जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के भी खिलाफ है, वो हर मुस्लिम कम्युनिटी के भी खिलाफ है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में धरना सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, खादिम रिजवी भी वो इसी लाइन पे हैं, और ख़ास तौर पे जो मजहबी जमातें हैं वो भी यही काम कर रही हैं, तो क्या इस तरह की इजाज़त होनी चाहिए लोगों को? एक सवाल ये है कि क्या 12 रोज बाद जो धरना देने के बाद, रोड ब्लॉक करने के बाद मुतालबात मंजूर होते हैं, वो धरने के पहले रोज ही क्यों नहीं होते? अगर वो पॉसिबल है, अगर वो मुमकिन है, तो फिर वो क्यों पहले दिन नहीं मंजूर कर लिए जाते कि 12 रोज तक लोगों को बिल्कुल मुश्किल में डाल के फिर अचानक उनकी जिंदगी मुअत्तल करके उसके बाद 12 रोज बाद कोई मुतालबात मंजूर कर लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें सारा कसूर रियासत का, रियासत फेल हो चुकी है। उन लोगों को वहां इकट्ठा करने कौन देता है, वहां बैठने की इजाजत कौन देता है, और 12 रोज तक उनको अवाम के जज्बात के साथ, अवाम की तकालीफ, अवाम के खिलाफ कौन खड़ा करता है? और 12 रोज बाद जब वो रोड ब्लॉक करते हैं तो फिर उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर रियासत में ये कानून बन चुका है कि आप रोड ब्लॉक करें, तोड़ फोड़ करें, तो आपको आपका हक मकसद मिलेगा। एहतियात करना है तब आपको हक मिलेगा। बिल्कुल। मियां मुनीर हंसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी को जो वोट का हक मिलना है, उस पर आपने फजलुर रहमान का मौक़िफ़ सुना है, आपका क्या मतलब है? मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में अभी कोई 90-95 लाख के करीब है, और इनके बेशुमार पाकिस्तान के लिए खदमात हैं, ज़र मुबादला की शक्ल में, या जब भी पाकिस्तान पे कोई भी मुश्किल हालात हुए हैं, ज़लज़ला आया है, कुछ भी ऐसा वाक़या हुआ है, तो सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पहुंचे हैं और पाकिस्तानी जो अपने भाई हैं उनकी मदद की है, तो उनको वोटिंग राइट जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि वो अपने जो मुल्क में अपना वोट देकर अपने क़यादत को मुंतखब कर सकें। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पिछले दौर में, मैं खुद OPM में मेंबर था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, तो हमने उस पर काम किया, उसको मुकम्मल किया और फिर उसको भेज दिया पार्लियामेंट में, और आखिर पे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट जो दिए जाए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कुत्तों ने रोड़े अटकाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट ना मिला। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस दफा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी ओवरसीज में जो रहते हैं उनको वोटिंग राइट मिलेगा। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इसके साथ साथ आइंदा ये भी होना चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी दी जाए,
मिडल ईस्ट से, अमेरिका से, मुख्तलिफ मुल्कों से, ताकि ये खुद उधर पार्लियामेंट में बैठकर अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो इशू है उनको हल करवाने में बेहतर अपना रोल अदा कर। बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है और मैं आज राना अजीम की यहाँ पे मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, राना साहब और ओवरसीज पाकिस्तानी आपको यहाँ पे विजिट करने आते हैं दुबई में, आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितना मजलूम तबका है और उस पर आपके आखिरी कमेंट्स क्या हैं? मैं ये समझता हूँ कि मजलूम तो लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से ज़्यादा, आम पाकिस्तानी से ज़्यादा मुखलस भी है और पाकिस्तान से मोहब्बत भी करता है। तो यहाँ रह के पाकिस्तान का नाम लिखता है, पाकिस्तान का यूम जो हमारा 14 अगस्त होता है वो हमसे ज़्यादा जोर जज्बे से मनाता है। वो पाकिस्तान के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट भेजता है, वो पाकिस्तान के अंदर यहाँ से दिन रात मेहनत करके पैसा भेजता है और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए लड़ता है, मरता है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत एक आम पाकिस्तानी से ज़्यादा है और हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमेशा खास तरीके से इज्जत करनी चाहिए और उनकी खास अहमियत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब, अरफान अख्तर साहब और बाकी तमाम दोस्त जो आज हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल थे। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।